हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग लिए कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर का जो प्रदीप सर पढ़ाते हैं उनके द्वारा जो बिहार दरोगा का बैच आया था उसका सेकंड बैच का ये पेड कोर्स का ज्योग्राफी का क्लास जो हुआ था उसका हम लाए हैं। यह जो बैच था ये दिसंबर में समाप्त हुआ था, तो उसका हम सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं विश्व के भूगोल के पहला टॉपिक ब्रह्मांड से शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से। आइए देखते हैं, ये पहला दिया गया है। पहला है ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। तो पहला दिया गया दिखाई पड़ने वाले एवं अदृश्य आकाशीय पिंड के ब्रह्मांड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, तो दिखाई पड़ने वाले अदृश्य आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला दिया गया ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम टॉलमी नामक विद्वान ने यह जानकारी दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था, तो टॉलमी नामक विद्वान ने कहे थे। अगला देखते हैं क्या दिया गया। तो अगला दिया 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम कॉपरनिकस नामक विद्वान ने यह बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि ब्रह्मांड केंद्र में सूर्य स्थित है और सूर्य चारों ओर विभिन्न उपग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया। अगला दिया गया 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करते हुए बताया कि हमारा ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक नहीं है बल्कि सौर मंडल ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है। तो ये किसने कहे थे, तो विलियम हर्शेल ने कहे थे। अगला देखते हैं। अगला है सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हवन नामक विद्वान ने कहा था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, वह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये कहे थे एडविन हवल ने कहे थे। अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया दिखाई पड़ने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष माना गया है। पूछ देगा क्वेश्चन कि ब्रह्मांड का व्यास कितना माना गया, तो 250 करोड़ वर्ष माना गया है। अगला देखते हैं। अब यहाँ प्रकाश वर्ष यूज हुआ था तो प्रकाश वर्ष की देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। और तारों के बीच अधिकतम दूरी का मात्रक क्या होता है, तो ये पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अगला दिया गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक का सिद्धांत 1930 में, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये किसने दिए थे, तो ये दिए थे बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंथियर नामक विद्वान ने दिए थे। तो अगला देख लेते हैं क्या है कि अगला दिया गया महाविस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये बहुत बार बिहार दरोगा का या बीपीएससी हो, इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसके पश्चात हुआ था। तो ये हुआ था महाविस्फोटक के सिद्धांत के बाद। महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यह महाविस्फोटक लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था और लगभग 10 अरब वर्ष पहले तारों का उद्भव हो गया था। आगे देखते हैं। अगला दिया गया हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा, जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, है। प्रत्येक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है जिसके केंद्रीय भाग को वल्ज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आकाशगंगा है उसके केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, तो ये बल्ज कहा जाता है। एवं इस बल्ज के चारों ओर 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारा सूर्य दूसरे भुजा पर स्थित है। पूछ देगा क्वेश्चन कि जो बल्ज है उसके किस भुजा पर सूर्य स्थित है, तो ये दूसरे भुजा पर सूर्य स्थित है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, जिसमें हमारी गैलेक्सी को मंदाकिनी कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ बिहार दरोगा का कि हमारी जो गैलेक्सी है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मंदाकिनी कहा जाता है। इसे यूरोप में मिल्की वे दूध मेघला कहा जाता है। यूरोप में जो हम लोग मंदाकिनी कहते हैं उसे यूरोप में मिल्की वे कहा जाता है, दूध मेघला। यही ग्रीक में क्या कहा जाता है, तो ग्रीक में गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। फेमस क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अगला दिया गया, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और ठंडा तारों का समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑरियल, नेबुला कहा जाता है। इंग्लिश में नेबुला, हिंदी में ऑरियल कहा जाता है। अगला देखते हैं, हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। यह क्वेश्चन पूछता है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा कौन सा है? तो ये है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या दिया गया है? अगला दिया गया है, यही एंड्रोमेडा को हम लोग देवयानी के नाम से भी जानते हैं। अगला दिया गया, सूर्य पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। इसे ही एक ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। अगला दिया गया, हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है। हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा जो है उसे हम लोग साइरस कहते हैं, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य से भी 20 गुना अधिक चमकीला है। अगला देख लेते हैं, दिया है, पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अगला देखते हैं, पृथ्वी का दूसरा निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरा निकटवर्ती तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पहला कौन सा है? तो सूर्य है, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तारों का समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारों के जो समूह होते हैं उसे तारामंडल कहा जाता है। अब तक 89 तारोमंडल खोज की जा चुकी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अब तक कितने तारोमंडल की खोज किया जा चुका है? तो ये 89 तारोमंडल का खोज किया जा चुका है। अगला को देखते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस और दूसरा हाइड्रा है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे तारामंडल सबसे बड़ा कौन सा है? तो सेंट्रस है, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो हाइड्रा है। जबकि सबसे छोटा तारामंडल पूछते हैं तो ये कौन सा है? तो क्रॉक्स ऑस्ट्रेलियस है। तो ये इसका याद रखिएगा, सबसे छोटा कौन सा है? तो क्रॉक्स ऑस्ट्रेलियस। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सेंट्रस है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो हाइड्रा है। आगे देखते हैं क्या दिया गया। सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो अल्फा ओरियोलिस है। जबकि सबसे छोटा तारा पूछ देगा तो न्यूट्रॉन है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हमारी आकाशगंगा के सेंटर में जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाले केंद्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कृष्ण पिंड, उसी को ब्लैक होल कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है, यह पिंड अपने आसपास के आकाशीय पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगला दिया गया, वह खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जन करता है उसे क्वेसर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि वह खगोलीय पिंड जो अधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्वेसर। क्वेसर याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हम लोग अब तारा के बारे में पढ़ते हैं। देख लेते हैं तारा स्टार, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया है, तारा गैसीय द्रव से बना हुआ एक आकाशीय पिंड है जिसका अपना ऊर्जा ऊष्मा होता है। सभी तारे प्रदीप्त पिंड होते हैं। यहाँ दिया गया है, तारा गैसीय द्रव से बना हुआ एक आकाशीय पिंड है जिसका अपना ऊर्जा और ऊष्मा होती है। और सभी तारे कैसे होते हैं? तो प्रदीप्त पिंड होते हैं। अगला देखते हैं, दिया गया है, प्रत्येक तारा में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया है। अगला देखते हैं, हमारा निकटवर्ती तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सबसे निकटवर्ती हम लोग का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। इसमें भी ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन अणु आपस में मिलके हीलियम अणु का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलता है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, आइंस्टीन नामक विद्वान ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस चीज का दर्शाया। उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिए थे, E = mc² दिए थे, में यह सिद्ध कर दिए हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में छोटे छोटे नाभिकीय के कुल द्रव्यमान की तुलना में बड़े नाभिकीय द्रव्यमान कुछ कम हो जाते हैं। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा का रूपांतरित हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर ही आधारित हाइड्रोजन बम काम करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। अगला देखते हैं, दिया गया, जब किसी तारे के केंद्र में हाइड्रोजन अणु समाप्त हो जाता है किंतु केंद्र के बाहर हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है, इस स्थिति में तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल हो जाते हैं। ऐसे तारों को क्या कहा जाता है? तो लाल दानव तारा कहा जाता है, रेड ग्रेंट स्टार कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है, नोट में करके दिया गया है,
नोट है, किसी भी तारा का रंग उसके पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी है कि तारा का रंग किस पर निर्भर करता है, तो उसके पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करता है। अगला देखते हैं, दिया गया है, यदि सतह का तापमान कम है तो उसका रंग जो है लाल दिखाई देगा। ये याद रखिएगा, अगर तारे का सतह का तापमान कम है तो वो उसका रंग कैसा दिखाई देगा, तो वो लाल दिखाई देगा। अगला दिया गया है, यदि सतह का तापमान थोड़ा अधिक है तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा, तो सफ़ेद दिखाई देगा। यदि किसी तारे का रंग नीला है अर्थात यह किसी तारे के सतह का तापमान सर्वाधिक है। अगला देखते हैं, दिया गया है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी खोने लगता है, और ऐसे तारा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है श्वेत बौना तारा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 ग्राम कम मास में चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुणा कम मास को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला पढ़ने वाले हम लोग पूछल तारा के बारे में। आइए देखते हैं अब पूछल तारा क्या होता है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, पूछल तारा सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक आकाशीय पिंड है जिसका निर्माण आकाशीय धूल कण गैस से हुआ है, और इसे ऊष्मा पाकर उसकी बाहरी परत गैस में रूपांतरित हो जाता है, और यह गैस एक पूछ के रूप में दिखाई देता है जो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि पूछल तारा जो है वो सूर्य के किस दिशा में रहता है, तो सूर्य के हमेशा ये विपरीत दिशा में रहता है। पूछल तारा जो होता है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। अगला देखते हैं क्या दिया है, पूछल तारा के बारे में जानकारी सर्वप्रथम टाइको ब्राहेन नामक विद्वान ने दिया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस विद्वान ने सबसे पहले पूछल तारा के बारे में बताए थे, तो ये बताए थे टाइको ब्राहे नामक विद्वान ने। अगला देखते हैं, हैली एक पूछल तारा है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हैली क्या है, तो हैली एक पूछल तारा है जो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। पिछली बार यह 9 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था। अब पुनः यह कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। अगला देखते हैं क्या दिया है, काहुतेक नामक पूछल तारा है जो 75,000 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। ये इरोकेसी एक पूछल तारा है जो दिन के समय दिखाई देता है। पूछ देगा क्वेश्चन, कौन एक पूछल तारा है जो दिन के समय दिखाई देता है, तो ये इरोकेसी है। अगला दिया गया, एरकी पूछल तारा प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन पूछल तारा है जो 3 साल पर दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा एरकी पूछल तारा। अगला देखते हैं, अगला पढ़ना है हम लोग को उल्का और उल्का पिंड के बारे में। देख लेते हैं उल्का और उल्का पिंड के बारे में कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया, सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक आकाशीय पिंड को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण प्रक्रिया के कारण वह जल उठता है, उसे ही उल्का कहा जाता है। या उल्का को ही हम लोग टूटा हुआ तारा भी कहते हैं, या तारे जमीन पर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि टूटा हुआ तारा या तारे जमीन पर या उल्का किसे कहा जाता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण प्रक्रिया के कारण वह जल उठता है, उसे ही हम लोग उल्का या टूटा हुआ तारा या तारे जमीन पर कहते हैं। अगला देखते हैं, कभी कभी यह आकाशीय पिंड पूरी तरह से न जलकर ठोस पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरता है, अतः इसे उल्का पिंड कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है यूएसए में एरिजोना प्रांत में स्थित उल्का पिंड है। अगला है सौर मंडल। अब सौर मंडल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सोलर सिस्टम के बारे में। देख लेते हैं इसमें सोलर सिस्टम में कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पहला देखते हैं, पहला दिया गया, इसके अंतर्गत सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर काट रहे 8 ग्रह और कई उपग्रह क्षुद्र को शामिल किया गया है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ है, और प्रत्येक पिंड का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होने के कारण कोई भी पिंड आपस में नहीं टकराता है। अगला देखते हैं, दिया गया है, हमारे सूर्य की उत्पत्ति गर्म गैस और धूल कण की बनी घूमती हुई एक निहारिका से हुआ है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारी सूर्य की उत्पत्ति जो है कैसे हुआ है, तो सूर्य की उत्पत्ति जो है गर्म गैस से हुआ है और धूल कण की बनी घूमती हुई एक निहारिका जिसे हम लोग नेबुला कहते हैं उससे हुआ है। अगला देखते हैं, हमारे सौर मंडल में सूर्य की स्थिति कैसा है, तो हमारे सौर मंडल में सूर्य की स्थिति जो है जनक तारा पेरेंटल स्टार के रूप में है। अगला देखते हैं,
हमारे सूर्य में सर्वाधिक 71% हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, जबकि दूसरा सर्वाधिक गैस जो है हीलियम है, जो कि 26.5% पाया जाता है। अगला दिया गया, सूर्य अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष 250 मिलियन वर्ष पूरा करता है। इस समय को ही एक ब्रह्मांड वर्ष का कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। अगला देखते हैं क्या दिया गया। सूर्य का आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है, जबकि सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में 109 गुना अधिक है। अगला दिया गया, द्रव्यमान के दृष्टिकोण से सूर्य का द्रव्यमान 3,30,000 गुना अधिक है। अगला देखते हैं क्या दिया गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड या 8.3 मिनट का समय लगता है। अगला देखते हैं क्या दिया गया। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। यह दूरी को खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अगला देखते हैं दिया गया, वर्ष में एक दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। इसी घटना को हम लोग ऑप्सॉर कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑप्सॉर क्या किसे कहा जाता है। तो वर्ष में एक दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी औसतन दूरी से अधिक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्सॉर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि ऑप्सॉर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, यह घटना कब होती है? तो ये घटना प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। तो ऑप्सॉर की घटना कब होती है? तो प्रतिवर्ष 4 जुलाई को होती है। अगला देखते हैं दिया गया है, वर्ष में एक दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी का औसत दूरी से कम हो जाती है, उसे उपसौर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है उसे उपसौर कहा जाता है। यही जब दूरी बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। उपसौर कब होती है? तो 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो याद करने का तरीका यही है कि उपसौर मतलब 3, उसके बाद अपसौर मतलब 4। 4 जुलाई, 3 जनवरी। अगला देखते हैं, जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होता है, तो उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, जबकि छोटा दिन होता है। यह घटना प्रत्येक कब होती है? तो 21 जून को होती है। अतः इस घटना को क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति, समर सोल्स्टिस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कर्क संक्रांति कब होता है? तो कर्क संक्रांति जो होता है ये 21 जून को होता है। अगला देखते हैं दिया गया है, जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर जो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के कारण दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है, ठीक इसी दिन उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। यह घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो ये घटना कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। पूछ देगा क्वेश्चन कि मकर संक्रांति की घटना कब होती है? तो ये घटना 22 दिसंबर को होती है। अगला देखते हैं, दिया गया है, वर्ष में 2 दिन सूर्य का स्थिति विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है। क्वेश्चन यही पूछ देगा कि विषुवत रेखा के ठीक ऊपर साल में कितने बार सूर्य आते हैं? तो ये 2 बार आते हैं, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस घटना को विषुव इक्विनोक्स कहा जाता है। यह घटना प्रत्येक 21 मार्च या 22-23 सितंबर को होता है। तो ये दो कब कब होता है? तो 21 मार्च और 22-23 दिसंबर को इक्विनोक्स होता है। अगला देखते हैं, 21 मार्च की घटना को बसंत विषुव कहा जाता है, जबकि 22-23 सितंबर को जो घटना घटी है उसे शरद विषुव कहा जाता है। अगला दिया गया, सूर्य अपने काल्पनिक पथ से एक वर्ष में 12 नक्षत्र समूह से होकर गुजरता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य अपने काल्पनिक पथ से कितने नक्षत्र समूह से होकर गुजरता है? तो एक वर्ष में कुल 12 नक्षत्र समूह से होकर गुजरता है, जिससे ही सूर्य का राशि चक्र कहा जाता है। अगला देखते हैं दिया गया है, सूर्य के वायुमंडल को 3 परतों में बांटा गया है। सूर्य का जो वायुमंडल है उसे कितने परत में बांटा गया? तो ये 3 परतों में बांटा गया है। पहला है प्रकाश मंडल, दूसरा है वर्ण मंडल, तीसरा है परिमंडल, उसी को हम लोग किरीट कहा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं तीनों के बारे में। तो पहला है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल किसे कहा जाता है? फोटोस्फीयर, दिखाई पड़ने वाले सूर्य का भाग प्रकाश मंडल कहा जाता है। जो हम लोग को दिखाई पड़ता है सूर्य का भाग, उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं।
यह भाग के सतह का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देख लेते हैं क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल। देख लेते हैं इसमें क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल क्या होता है। तो इस सूर्य का केंद्रीय भाग अथवा प्रकाश मंडल का आंतरिक भाग वर्णमंडल कहलाता है। इस भाग का तापमान 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देख लेते हैं दिया गया है कोरोना परिमंडल। परिमंडल क्या कहलाता है। तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रह के दिखाई देता है। ये कोरोना वाला पार्ट कब दिखाई देता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रह जब होता है तभी हम लोग इसे देख सकते हैं। उसे परिमंडल या कोरोना कहा जाता है। इसका आकार जो है रिंग अंगूठी के समान होता है। इस सतह का तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हीर कवलन डायमंड रिंग भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया परिमंडल को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूछ देगा कि सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है। तो ये परिमंडल को कहा जाता है। अगला है जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु से टकराकर यह रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है। इस रंगीन प्रकाश को ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला दिया गया इसमें इस अरोरा को उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रोलिस के नाम से जाना जाता है। इसे ही ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है। अगला दिया गया ध्रुवीय प्रकाश के कारण 21 जून को नार्वे के समीप आसमान मध्य रात्रि में प्रकाशित हो जाता है। अतः नार्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया है कि जो नार्वे देश है उस मध्य रात्रि में किसके कारण सूर्य प्रकाशित दिखाई देता है। ये दिखाई देता है ऑरोरा एस्ट्रोलिस के कारण दिखाई देता है। अगला देखते हैं दिया गया है ग्रह। अब हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं ग्रह के बारे में विस्तार से देखते हैं। पहला दिया गया इसमें पॉइंट वह आकाशीय पिंड जिसका न तो अपना प्रकाश है और न ही उसका अपना ऊष्मा है बल्कि वह सूर्य की ऊष्मा पाकर प्रकाशित और उष्मित होता है उसे ही ग्रह कहा जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि ग्रह किसे कहा जाता है। तो वह आकाशीय पिंड जिसका न तो अपना प्रकाश है न ही उसका अपनी ऊष्मा है बल्कि वह सूर्य से ऊष्मा पाकर प्रकाशित और उष्मित होता है उसे ही ग्रह कहा जाता है। अगला देखते हैं दिया गया पॉइंट सभी ग्रह दो भागों में बांटा गया। सभी ग्रह जो है वो दो भागों में बांटा गया। पहला है पार्थिव ग्रह दूसरा है जेवियन ग्रह। दो भागों में बांटा गया पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। एक एक करके देखते हैं। पहला दिया गया पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह इस ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत उस ग्रह को रखा गया है जिसके आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो पार्थिव ग्रह के अंदर कौन आते हैं जिसकी आकार में छोटा है। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। या वैसे ग्रह इसमें रखे जाते हैं जिसके उपग्रह भी नहीं है या कम है या घनत्व पृथ्वी के घनत्व के समान है तो उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। अगला दिया गया है इसके अंतर्गत बुध मरकरी शुक्र वेनस पृथ्वी अर्थ और मंगल मार्स को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत कितने ग्रह आते हैं। तो 4 ग्रह आते हैं। मरकरी आते हैं वेनस आते हैं पृथ्वी आता है और मंगल आता है। अगला देखते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह के अंतर्गत कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। तो जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो इसे आउटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि आउटर प्लैनेट किसे कहा जाता है तो ये जोवियन ग्रह को कहा जाता है। अगला देखते हैं इस ग्रह का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है एवं उपग्रह के दृष्टि से भी अधिक संख्या वाले होते हैं। अगला देखते हैं इसके अंतर्गत बृहस्पति शनि अरुण वरुण शामिल किया जाता है। यहाँ नोट दिया गया है। नोट में देख लेते हैं क्या है। 24 अगस्त 2006 ईस्वी को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुए इंटरनेशनल खगोल विज्ञान सम्मेलन में प्लूटो कुबेर ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे बौना ग्रह रूप में शामिल कर दिया गया था। अगला देखते हैं दिया गया है। अगला है सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। यहाँ सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। तो दूरी के हिसाब से सबसे पहले मरकरी है तब वेनस है तब अर्थ है तब मार्स है तब जुपिटर है तब सैटर्न है तब यूरेनस है तब नेपच्यून है। सबसे अगर नज़दीक पूछा जाए तो बुध है। सबसे दूर कौन सा है तो वरुण है। याद रखिएगा इसका क्रम क्वेश्चन पूछ देता है कि दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है। तो सबसे नज़दीक में बुध है सबसे दूर कौन सा है तो वरुण है। अगला देखते हैं पृथ्वी के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। वो जो था सूर्य के हिसाब से था। अब देखते हैं पृथ्वी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो ये देख लेते हैं पहला है शुक्र।
पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जिसे हम लोग जुड़वा बहन भी कहते हैं। उसके बाद है मंगल, उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया, बिना दूरबीन की सहायता से पृथ्वी से दिखाई देने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है। अगला देखते हैं। पृथ्वी से अरुण और वरुण देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करना पड़ता है। क्वेश्चन पूछ देगा किस ग्रह को देखने के लिए पृथ्वी से दूरबीन की जरूरत पड़ती है? तो ये अरुण और वरुण। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला दिया गया, आकार के दृष्टि के अनुसार ग्रहों का क्रम। यहाँ आकार के दृष्टि से ग्रहों का क्रम बताना है। तो सबसे बड़ा आकार जो है बृहस्पति का है, तब शनि का है, तब अरुण का है, वरुण का है, तब पृथ्वी का है, तब शुक्र का है, तब मंगल का है, तब बुध का है। सबसे बड़ा आकार किसका है? तो बृहस्पति का है। सबसे छोटा आकार किसका है? तो बुध का है। अगला देखते हैं। सभी आठों ग्रह में शुक्र एवं अरुण दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज दक्षिणतम दिशा में करते हैं। यही कारण है शुक्र और अरुण ग्रह सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से दो ग्रह हैं या कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो ये दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण है। अगला दिया गया पॉइंट अगला है, इन दोनों ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की दिशा में करते हैं, वामावर्ती दिशा एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। अतः इन ग्रहों को सूर्योदय पूरब दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे के टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा ये वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।